जय हिंद दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्टिव हिस्ट्री सब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। और सब्जेक्टिव के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। चैप्टर 1 का है, ठीक है। चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीयवाद क्या है? राष्ट्रीयवाद क्या है? आंसर इसका होगा, राष्ट्रीयवाद का शाब्दिक अर्थ होता है भक्ति की भावना का फैलाव या विस्तार। परिभाषा के रूप में जब किसी भी देश के नागरिक को अपने देश के प्रति मर मिटने अथवा कुछ दिखाने की भावना उत्पन्न होती है, वही भावना राष्ट्रीयवाद कहलाती है, ठीक है। राष्ट्रीयवाद क्या होता है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भक्ति भाव की भावना, भक्ति भाव की भावना। यदि किसी के भाव के अंदर, ठीक है, या मन के अंदर, ठीक है, अपने देश के प्रति अपने देश की सेवा करने के लिए जो भावना होता है, ठीक है, उस भावना को ही बोलते हैं राष्ट्रीयवाद, ठीक है। इतना साधारण भाषा में उसको याद रखिए, ठीक है। इसका परिभाषा में यदि याद रखिएगा तो रखिएगा, राष्ट्रीयवाद का शाब्दिक अर्थ होता है भक्ति की भावना का फैलाव या विस्तार। परिभाषा के रूप में जब किसी देश के नागरिक अपने देश के प्रति मर मिटने अथवा कुछ दिखाने की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, कुछ दिखाने की भावना उत्पन्न रखती है होती है, वही भावना जो है कि राष्ट्रीयवाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेजनी कौन था? ठीक है, क्वेश्चन दिया है मेजनी कौन था? मेजनी इटली के सेनापति के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और साहित्यकार व्यक्ति था, ठीक है, जिसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप के नाम से दो संस्था बनाए, ठीक है। इटली जो था, ठीक है, सेनापति के साथ साथ जो था लोकतांत्रिक विचार के, यानी उस लोकतांत्रिक विचार को मानने वाला था, ठीक है। उसने साहित्यकार व्यक्ति भी था, ठीक है, साहित्यकार व्यक्ति था। उसने इटली का एकीकरण के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप के नाम से दो संस्था बनाए। इसी को यदि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे, इटली का एकीकरण किसने किया, तो मेजनी ने किया था, ठीक है। उसके बाद यंग इटली की स्थापना कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। और यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया था, 1834 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? ठीक है, इसका आंसर होगा, जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, ठीक है, जो इस प्रकार से है। जर्मनी के एकीकरण में बाधा जो था, इसमें बाधा क्या था कि इसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे, 300 छोटे बड़े राज्य था। राष्ट्रीयवाद की भावना का अभाव था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रेलिया उस पर हस्तक्षेप कर रहा था। मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति था, ठीक है, मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति था। इन राज्यों में व्यापक राजनीति, समाज तथा धार्मिक मौजूद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यदि पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, तब उसमें देना है कि 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, उसमें राष्ट्रीय भाव की भावना का अभाव था, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी का नीति था, ठीक है। इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, समाज तथा धार्मिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, क्या दिया है, मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच की अवधि को मेटरनिक युग समझा जाता है, ठीक है। मेटरनिक नए अपने शासन काल के दौरान अपने यूरोप के राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल की अवधि को मेटरनिक युग कहा जाता है, ठीक है।
1815 से लेकर के 1848 ईस्वी के अवधि को ही क्या कहते हैं, मेटरनिक युग समझा जाता है। ठीक है, मेटरनिक युग अपने शासन काल के दौरान, ठीक है, जब उसका शासन चलता था उसके दौरान जो है कि यूरोप की राजनीति में इतना प्रमुख भूमिका निभाया कि इसी काल को ही मेटरनिक युग कहा गया। ठीक है, ऐसे भी मेटरनिक एक था विशेषज्ञ का नाम था। ठीक है, जिसने जो है कि एक भूमिका निभाया था यूरोप की राजनीति में। यूरोप की राजनीति में जब निभाया था तो उस समय में 1815 से लेकर 1848 के समय जो तो हो रहा था उसी के अवधि को ही मेटरनिक युग बोल दिया, यानी मेटरनिक का समय। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, उसका कारण देखो। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, उसमें बहुत सारा कारण था। ठीक है, अब कारण के बारे में दिया है। ठीक है, पहला में राजा का किसी भी क्षेत्र में सुधार न करना। ठीक है, सुधार न करना, राजा जो था वहाँ का वो किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसके बारे में देखिए, रूस का जार किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं कर सका, जिसके कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई तथा उद्योग धंधे नष्ट हो गए, जिससे चारों तरफ बेरोजगारी फैल गए, जो क्रांति का कारण बना। ठीक है, इसका क्रांति का पहला कारण क्या था, राजा का किसी भी क्षेत्र में सुधार ना करना। वहाँ का राजा कोई चीज में सुधार नहीं किया। ठीक है, और रूस का जार जो था, जार को बोलते हैं सम्राट। ठीक है, वहाँ का सम्राट जो था कोई सुधार ही नहीं किया, जिसके कारण वहाँ पे आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गया। आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गया, उद्योग धंधा नष्ट हो गया। ठीक है, जिसके कारण चारों तरफ बेरोजगारी फैल गया, सभी बेरोजगार रहने लगा और क्रांति का कारण बन गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दूसरा कारण दिया राजा द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, राजा द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति, राजा पूंजीपति वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, तथा साम्राज्यवाद को किसी तरह की सुविधा नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद राजा के खिलाफ हो गए, जो क्रांति के कारण बना। ठीक है, राजा पूंजीपति वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था तथा साम्राज्यवाद को किसी तरह की सुविधा नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी राजा के खिलाफ हो गया और क्रांति का कारण बन गया। ठीक है, उसका प्रक्रिया में वहां पे राजा कोई काम नहीं करेगा तो काहे उसका सपोर्ट करेगा, इस सीधी सी बात है। ठीक है, इसीलिए प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था सभी। तीसरा पॉइंट है गीजो का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, गीजो का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, राजा फिलिप नए गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, राजा फिलिप जो था अपने नए गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। गीजो प्रधानमंत्री बनते ही लोकतांत्रिक लागू कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है कि कुछ काम किया था, लेकिन तब पर भी देखिए जिसे जनता गीजो के खिलाफ हो गए, आने के साथ ही क्या लागू कर दिया, लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक लागू किया तो जनता इसके खिलाफ हो गए और कारण इसका बन गया, क्रांति का कारण बन गया। चौथा पॉइंट में था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव भी क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव भी जो है 1848 ईस्वी में जब क्रांति हो रहा था तो उस समय में राजनीतिक दल में उसका कारण बन गया क्रांति का। अगला पॉइंट था भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या। अब इसमें देखिए पहले तो वहां पे दिया गया था, ठीक है, जो भी आ रहा था जार के रूप में, ठीक है, या फिर वहाँ के जो राजा सब थे या फिर कोई प्रतिक्रियावादी थे, वहाँ का सही से काम नहीं करने के कारण जो है कि सभी क्रांति उत्पन्न हुआ था। लास्ट पॉइंट है भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या। राजा अपने राजाओं में
राज्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या पैदा हो गई, जो क्रांति का कारण बना। ठीक है, कोई चीज का सुधार नहीं किया तो चारों तरफ बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, जो कि क्रांति के रूप में उभर के सामने आया। अगला क्वेश्चन है, ईट मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का क्या भूमिका थी? ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधा थी। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा थी। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, वह किसी हाल में जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। उसने उसने इटली और जर्मनी का एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका था? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आया। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, व्यक्ति था। उन्होंने जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं होना देना चाहता था। वह सोच रहा था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं हो। ठीक है, उसने इटली और जर्मनी के एकीकरण हेतु अपने सभी आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया। सभी आंदोलन, जितना भी आंदोलन करना चाहता था, वह अपने आंदोलन को करने में पीछे नहीं हटा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से था चांसलर मेटरनिक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रीयवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक सिद्ध हुए? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रीयवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक सिद्ध हुए? यूरोप में राष्ट्रीयवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने जर्मनी के 300 छोटे बड़े राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों के संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रीयवाद की भावना भरा। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों में भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे एकीकरण का मार्ग शुरू हुआ। इस प्रकार नेपोलियन का कार्य पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक हुआ। देखो इसमें से, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, जर्मनी को 300 छोटे बड़े राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों में संघ बना करके जो है कि जर्मनी का जनता का राष्ट्रवाद का भावना भरा। ठीक है, अब 300 यदि छोटे बड़े राज्य रहेगा तो उसको तो कहीं यदि काम पड़ेगा एक राज्य से दूसरे राज्य में तो करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उसने क्या किया, 300 छोटे बड़े राज्यों को 39 राज्यों में बना करके संघ बना करके जो है कि जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भावना भर दिया। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों में भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूप में प्रदान भी किया। ठीक है, एकीकरण का मार्ग वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि नेपोलियन का कार्य पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे जो विक्टर एमेन्युअल और काउंट काबूर की तरह इटली का एकीकरण चाहते थे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे जो विक्टर एमेन्युअल और काउंट काबूर की तरह इटली का एकीकरण चाहते थे, किंतु मेजनी के विचारधारा का प्रबल समर्थक थे। इसलिए उन्होंने अपने सैन्य संगठन के द्वारा 1862 ईस्वी में इटली पर आक्रमण किया। ठीक है, सैन्य के द्वारा क्या किया? 1862 ईस्वी में आक्रमण किया इटली पर। उसके बाद जहां उनकी मुलाकात काउंट काबूर से हो गई, जब इसमें आक्रमण करवाया था तो उसका मुलाकात किससे हुआ था? काउंट काबूर से हुआ था। दोनों नेताओं बातचीत के माध्यम से आपसी मतभेद को दूर किया। ठीक है, जितना मतभेद था बीच में उसको दूर किया और वह 1862 ईस्वी में ही दक्षिणी इटली को जीतकर एकीकरण के लिए विक्टर एमेन्युअल और काउंट काबूर के हवाले कर दिया।
ठीक है। 1862 ईस्वी में इटली को जीता, ठीक है, और विक्टर एम्यूनल और काउंट काउट के हवाले कर दिया। इन दोनों का मानना करने के बावजूद भी अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर एक किसानों की जिंदगी बताने लगे, ठीक है। जितना भी गैरिबाल्दी कार्य किए थे उन्होंने क्या किया, ठीक है, जब वहाँ पे एकीकरण करना चाहते थे तो मेजनी का विचारधारा तो बहुत ही शक्तिशाली था, प्रबल था। तो 1862 ईस्वी में इटली पर आक्रमण किया। जब वहाँ पे आक्रमण करवाया था तो वहाँ पे सैनिक द्वारा आक्रमण कराने के बाद उसका मुलाकात हो गया काउंट काऊ से। मुलाकात होने के बाद जो है कि बातचीत के माध्यम से दोनों मतभेद को दूर किया, लेकिन 1862 ईस्वी में ही दक्षिणी इटली को जीत करके विक्टर एम्यूनल और काउंट काउट के हवाले कर दिया। और दोनों जो है, दोनों के बावजूद में जितना उसके पास संपत्ति थे वो संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति को घोषित कर दिया। राष्ट्रीय संपत्ति में घोषित करके किसान का जिंदगी को बताने लगे कि किसान की जिंदगी अच्छी हो, ठीक है। गैरिबाल्डी ने बहुत अच्छे कार्य किए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विलियम एक के बगैर, ठीक है, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम एक के बगैर जो है कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क नहीं कर सकता था। कैसे नहीं कर सकता था, इसके बारे में जानिए। विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, यह कथन सही है, ठीक है, क्योंकि विलियम एक के द्वारा बिस्मार्क को प्रासा का चांसलर बनाया गया था, ठीक है। बिस्मार्क को प्रासा का चांसलर बनाया गया था, जहां से पाने कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। और यदि विलियम नए बिस्मार्क को प्रासा का चांसलर नहीं बनाया होता तो शायद बिस्मार्क के हाथों में शक्ति नहीं आती, जिसके सहारे रक्त और लौह की नीति को अपनाकर जर्मनी का एकीकरण को पूरा किया, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण को पूरा किया, ठीक है। वहाँ का प्रासा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। प्रासा का चांसलर बिस्मार्क था। बिस्मार्क यदि चाहता, ठीक है, तो वहाँ पे एक नए चांसलर को बना देता, ठीक है, चांसलर बना देता, लेकिन नहीं बनाया, ठीक है, नहीं बनाया। और उसके हाथ में टोटल शक्ति यदि किसी को बना देता वहाँ का चांसलर, तो बिस्मार्क के हाथ में वहाँ की शक्ति, प्रासा की शक्ति नहीं रहता, ठीक है, उसको चलाने की। तो बिस्मार्क ने क्या किया, वहाँ पे किसी को चांसलर नहीं बनाया और सभी शक्ति अपने हाथ में रखा, जिसके कारण जो है कि रक्त और लौह की नीति को अपना करके जर्मनी का एकीकरण को पूरा किया, ठीक है। रक्त और लौह की नीति में खून से जो है रक्त और लौह की नीति में जो है कि लोहे के द्वारा जो है कि रक्त बहाया भी गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका इतिहास के पन्नों में यादगार बना रहेगा, ठीक है। इतिहास का पन्ना में यादगार बना रहेगा जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, क्योंकि जिस समय बिस्मार्क प्रासा का चांसलर नियुक्त हुए उस समय में जर्मनी 339 राज्यों में विभक्त था। कितना राज्यों में बटा था? 339 राज्यों में बटा हुआ था। अपनी कूटनीतिज्ञ तथा साहस का परिचय देते हुए रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की नीति अपनाया था बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से संधि को समाप्त किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संधि को समाप्त किया। ऑस्ट्रेलिया जो बटा हुआ था, ठीक है, प्रासा और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1866 ईस्वी में सेडवा का युद्ध हुआ, ठीक है। सेडवा का युद्ध हुआ था प्रासा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कब हुआ था? 1866 ईस्वी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह पराजित हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार गया। पराजय के संग ये ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी का
राज्य वापस करना पड़ा। जब वह ऑस्ट्रेलिया हार ही गया तो जर्मनी राज्य जो है कि वापस कर दिया। ठीक है, इसीलिए जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण रहा। अगला प्रश्न दिया गया है, इटली के एकीकरण में मेजनी और काउंट कावोर गैरिबाल्डी के योगदानों को बताइए। अब इसमें देखिए मेजनी के बारे में भी बताना है, काउंट कावोर के बारे में भी, गैरिबाल्डियों के बारे में, यानी तीनों के बारे में बताना है उसका योगदान क्या रहा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, पहले मेजनी के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले दिया गया है इटली के एकीकरण में तीनों व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, आपको भी कुछ इस प्रकार से ही लिखना है जो कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पहला में दिया है। ठीक है, मेजनी के बारे में, मेजनी का योगदान के बारे में सुनिए। ठीक है, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। वह साहित्यकार के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक योग्य सेनापति थे, जिसने इटली के एकीकरण की प्रारंभिक चरण की शुरुआत की। वह जगह जगह पर अपने विलक्षण भाषणों से लोगों को राष्ट्रीय भाव का भाव भर दिया, राष्ट्रवाद का भाव भर दिया। ठीक है, सभी के मन में। इस कार्य में उन्होंने देश को भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, परंतु मेजनी नए हार नहीं मानी। ठीक है, मेजनी जो है कि हार नहीं माना। उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। ठीक है, 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया। कौन किया था? मेजनी ने। ठीक है, जिसने न्यू इटली के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, मेजनी संपूर्ण इटली का निर्माण कर एक गणराज्य बनाना चाहते थे। ठीक है, सभी को एक में शामिल करके गणराज्य बनाना चाहते थे, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया था, जो हर हाल में इटली का एकीकरण नहीं देखना चाहता था। अब यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है, इटली का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। ठीक है, उसके बाद इसने मेजनी के साथ आंदोलनों ठीक है को कुचल डाला। ठीक है, जिससे मेजनी को किसी दूसरे देश का पलायन करना पड़ा। ठीक है, उसने जितना भी मेजनी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा था, ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ था। ऑस्ट्रेलिया जितना खिलाफ था, ठीक है, मेजनी ने जितना आंदोलन किया, सारा आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो है कि वो कुतर दिए। ठीक है, सॉरी कुचल दिए, कुतर बोलते, कुचल दिए। ठीक है, कुचलने के बाद क्या हुआ, वहाँ से मेजनी को दूसरा देश जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, मेजनी ने दूसरे देश से पलायन कर गया। ठीक है, यानी दूसरे देश चले गए। उसके बाद अब काउंट काउर के योगदान के बारे में देखिए। ठीक है, काउंट काउर के योगदान देखिए, VBI क्वेश्चन सब है। ठीक है, जितने भी रहेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो ये 5 नंबर के अलावा आपको 2 नंबर में नहीं पूछ सकते। ठीक है, यदि पूछेंगे भी तो आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा स्टोरी, तो स्टोरी के माध्यम से आप जो है कि उसको अपने भाषा में कम से कम 2 से 3 या फिर मान के चलिए 5 से 6 लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि छोटे में यानी लघु उत्तरीय में पूछेगा, दीर्घ में पूछेगा तो उतना सब जो है कि कहानी याद रहेगा, तो कहानी के थ्रू जो है कि आप आराम से लिख देंगे, आपको लिखने में कोई दुविधा नहीं होगा। ठीक है, परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा यदि कहानी याद रहा। अब देखिए काउंट काउर का योगदान के बारे में, मेजनी के बारे में तो रहा, उसको कौन उसके सामने में बाधा था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट काउर के बारे में, इटली के एकीकरण के दूसरे चरण काउंट काउर के योगदान में शुरू होता है। ठीक है, काउंट काउर एक सफल कूटनीतिक के साथ साथ एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। ठीक है, कूटनीतिक के साथ साथ एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। उसने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया। किसने किया था? काउंट काउर ने। ठीक है, मजबूत सेना तैयार करने। अपने कूटनीतिज्ञ चाल
से विक्टर एम्यूनल के नज़दीक गए। विक्टर एम्यूनल नए अपने प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। ठीक है, अब काउंट काउड के हाथों में एक शक्तिशाली सेना था। ठीक है, शक्तिशाली सेना था। उसने अपने कूटनीति की चाल से सेना ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, फ्रांस से हाथ मिलाया, ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। ठीक है, अपना चाल चला था। ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है, विक्टर एम्यूनल के नज़दीक गया और वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, वहाँ का प्रधानमंत्री जब बना तो इसने क्या किया, शक्तिशाली सेनापति को तैयार किया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर लिया। ठीक है, देखिए इसका बुद्धि कितना ये जो शासक थे, ठीक है, राष्ट्रवादी, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चाल चला। ठीक है, इसने क्या किया कि फ्रांस से हाथ जब बढ़ाया तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। ठीक है, ऐसे उसको नहीं पराजित कर सकता था। इस प्रकार सारे क्षेत्रों को जीत करके एक मजबूत इटली का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजनी जो था, मेजनी को दूसरे देश प्लान करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसको प्लान नहीं करना पड़ा था। ठीक है, काउंट काउर को दूसरे देश प्लान नहीं करना पड़ा था, काहे कि ये दूसरी तरह से चाल चले थे। ठीक है, चाल चलने के बाद जो है इन्होंने जो है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इटली का जो है कि निर्माण किया था। अगला दिया है गेरिबाल्डी के बारे में। ठीक है, गेरिबाल्डी का योगदान देखो, इटली का एकीकरण में तृतीय चरण गेरिबाल्डी के योगदान से होता था। गेरिबाल्डी के पेशे से एक नाविक था, परंतु वह भूत महान क्रांतिकारी था। उन्होंने जगह जगह आंदोलन करके लोगों को अपने देश में प्रति एकता, सहानुभूति भाव, भक्ति का भाव भरा। ठीक है, जगह जगह पे जाते थे, जगह जगह पे जितने लोग उससे दूर थे सभी के मन में जो है कि आंदोलन की भावना या फिर और सहानुभूति की भावना को भर करके अपने देश में लाता था। ठीक है, इन्होंने सारी संपत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में लुटा दिया। ठीक है, सारी संपत्ति को इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में लुटा दिया। त्याग और बलिदान के इस भाव के कारण गेरिबाल्डी के चरित्रों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया। गेरिबाल्डी के शक्ति के माध्यम में दक्षिण इटली पर आक्रमण करके दक्षिण इटली को संगठित करना था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, बलिदान त्याग और बलिदान के कारण जो है कि गेरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दौरान खूब प्रचलित किया। ठीक है, उसको लेकर के, ठीक है, गेरिबाल्डी की भावना, गेरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खूब जो है कि प्रचलित रहा। गेरिबाल्डी की शक्ति के माध्यम में दक्षिणी इटली पर आक्रमण करके दक्षिणी इटली को संगठित करना थे। ठीक है, करना था। इसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। गेरिबाल्डी को गेरिबाल्डी द्वारा जीते गए दक्षिणी इटली को विक्टर एम्यूनल को सौंप दिया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, इटली का एकीकरण में टोटल कितने नाविक थे, 3 नाविक, मेजनी, काउंट काउर, गेरिबाल्डी। ठीक है, तीनों ने मिल करके, ठीक है, तीनों मिल करके क्या किया था, इटली का एकीकरण करना चाहते थे और कर भी दिए। ठीक है, मेजनी को तो दूसरी जगह जाना पड़ गया, लेकिन काउंट काउर और गेरिबाल्डी इतना शक्तिशाली राष्ट्रवादी शासक थे। ठीक है, इन्होंने अपनी चाल के बदौलत जो है, ठीक है, हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबे हो गए और बैटरी भी थोड़ा सा चार्ज नहीं है, बैटरी मात्र में 7% है। ठीक है, कब स्विच ऑफ हो जाएंगे इसका कारण कठिन नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।